नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर जिससे पूरा देश चिंतित है। दरअसल धारा 370 हटने के बाद ये उम्मीद थी कि कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ भी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आतंक की घटना वहाँ बढ़ने लगी और उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। खासतौर से जब भी कभी आतंक के तार जुड़ते हैं तो मध्य प्रदेश के तार भी उससे जुड़े हुए नजर आते हैं। हम खासतौर से बात करें मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके की, मालवा क्षेत्र की, जहां सिमी आतंकवाद पनपा था और वो एक तरह से पूरे देश को दहशत में लेके आ रहा था। कुछ वर्षों पहले की बात है जब भोपाल की सेंट्रल जेल से सिमी के आतंकवादियों ने जेल तोड़कर फरार हो गए थे और बाद में वो भोपाल में ही एनकाउंटर के जरिए मारे गए थे। उसी वजह से भोपाल मध्य प्रदेश का एक लड़का आतंकी संगठन से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने जो सिमी के आतंकवादी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। उसके बाद वो बालाकोट गया जहां एक आतंकवादी घटना हुई थी और वो जम्मू कश्मीर के लोगों से भी उसने संपर्क किया। जो जांच एजेंसियां उनके पास से जो खबरें आ रही हैं छनकर, वो बताती हैं कि देश भर में स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हो रही है और ये जो लड़का है वो भी स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकता है या वो खुद ही अपने आप को आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक और बात निकल के आती वो ये कि पाकिस्तान की रावलकोट जेल में पिछले दिनों कैदियों ने जेल को तोड़ा और वो वहाँ से भाग गए। खबर ये है कि वो जो कैदी भागे थे वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे जिनको बंद किया गया था। अब उन्हें जम्मू कश्मीर की तरफ प्रवेश करा दिया गया है। इससे देश में आतंकी घटना बढ़ने के संकेत मिले हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आतंक की आहट अगर आ रही है तो उसके पीछे किसको सतर्क होना है, लोकल पुलिस क्या कर रही है और जब भी कार्रवाई होती है तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा या खुफिया एजेंसी होती है वो कार्रवाई करती है, लेकिन लोकल पुलिस के पास, थानों के पास में घटनाएं बढ़ती रहती है और उसका खबर नहीं होती है। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे जियोग्राफिकल मुद्दे के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, रंजन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी, क्लियर। चर्चा की क्लियर। शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं कि ये जो आतंकी जी। आहट है उसे आप कैसे देखते हैं? राघवेंद्र जी, देखिए, आपने खुद ही कहा कि अभी जब सरकार बनी है जी तब से आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान को कभी भी यह सूट नहीं करता कि भारत में स्टेबिलिटी हो जी और कोई सरकार ठीक तरीके से आ जाए, और खासकर मोदी सरकार। आपने देखा जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उसी दिन जम्मू में एक बस जा रही थी, आतंकवादियों ने गोली मारी और बहुत से लोग मारे गए। जी अभी 5 जवान एम्बुश करके मारे उन्होंने। तो पाकिस्तान में जब भी अस्थिरता रहती है, हमेशा अस्थिरता है पाकिस्तान में, स्थिरता तो आ ही नहीं पा रही है। तो जो भी शासक वहाँ पे, शासक तो वहाँ पे आर्मी है, आईएसआई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी खाली चेहरे दिखते हैं, लेकिन बेसिकली आर्मी शासन कर रही है। जी तो जब भी वहाँ दिक्कतें पाकिस्तान में होती हैं, उसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक का, वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। और खासकर दूसरी जो बात है कि पड़ोस में जो तरक्की हो रही है, भारत में अमन शांति है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है, रोजगार व्यवसाय चल रहा लोगों का, तो उनको ठीक नहीं लगता है। तो आईएसआई का पूरा एक 24/7 का एजेंडा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करना, चाहे जाली नोट भेजें, आर्म सप्लाई करें, आतंकवादियों को भेजें, ये कई तरह की चीजें हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है, राघवेंद्र जी, आप भी जानते हैं, उसमें है कि जो लोकल सपोर्ट है, उन्होंने एक पब्लिक एक वर्ग को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है और भारत हमारा दुश्मन है। मैं एक बार, शायद मुझे याद नहीं रखा, आप मेरे साथ थे नहीं थे, मैं जी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैं आपके साथ जो हमेशा रहता एक, हूँ रंजन जी। जी नहीं, एक जसो जब वहाँ पे जी टूर गया था, जी और टूर में था मैं, हम लोग के 2012 की बात है। जी तो वो ये प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि कैसे पूरी कौम जो है वो भारत इंडिया को लेकर के, वो हमेशा जब बोलते हैं, कहते मुझे इंडिया जाना, भारत जाना है, हमेशा इस दूसरे देश के
नागरिक के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। और उनके मन में है कि जब तक हम इंडिया में हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हम पाकिस्तान जा खुद पाकिस्तान हमारा वेल विशर्स है। ये जो माइंडसेट बना हुआ है, ये बहुत समय से बना हुआ है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि साइकोलॉजिकल है। तो जब तक लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को मिलता रहेगा और ये आतंकवादी कहीं न कहीं ये अपने निशानों को, अपने जो निशाने हैं, उस पे अटैक करते रहेंगे। दरअसल जो जी राघव आपने जी। माइंडसेट की बात की है रंजन जी, उसके जी, पीछे लोकल सपोर्ट तो है ही है, उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। और ये जी, पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ साथ आप देखिए कि एक छोटे से मामले में कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो देश की बड़ी अदालतों में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं उसकी ज़मानत के लिए, पैरवी करने के लिए। इसको छोटी सी बात नहीं मान सकते हम। आखिर उसके कनेक्शन क्या है? वो पॉलिटिकल भी है, वो जुडिशरी में भी उसकी बातचीत होती है। रात को एक हमेशा जब भी देश में इस तरह की बात होगी, ज़रूर कहा जाएगा कि आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें खुल जाती है। लेकिन अभी हम छोटी सी बात करें कि दिल्ली का दंगा हुआ था, उस दंगे में जो लोग पकड़े गए थे, कोई कबाड़े था, कोई कुछ था, लेकिन उनकी ज़मानत के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए 4-4, 6-6 नहीं, 10-10, 12-12 नामी गिरामी वकील खड़े हो जाते हैं, जिनकी एक-एक घंटे की फीस लाखों में होती है। तो जो मैं आपने कहा था, मैं उसके समर्थन में आपकी बात को जोड़ रहा हूँ कि लोकल सपोर्ट के साथ-साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है और एडवोकेसी का भी सपोर्ट होता है। ये खतरनाक एक तरह का नेक्सस है। इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये कि आखिर आपने जिक्र किया कि आर्मी की के ट्रक पर हमला होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर आर्मी की 2 बसों को टारगेट किया जाता है, एक ट्रक को और एक बस को। आपने कहा कि जिस तरह से जब देश में सरकार बन रही थी तब एक जम्मू कश्मीर की तीर्थयात्रियों की बस को टारगेट किया जाता है। तो ये जो सारी घटनाएं ये बढ़ रही हैं और जो हमने इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ इसी बात पर संवाद बातचीत बंद हुई कि पहले आप आतंकी घटनाएं, आतंकियों को पोषित करना बंद करें, तब आपसे बातचीत होगी। उसी पाकिस्तान की रावलकोट जेल ब्रेक होती है और वहाँ से कुख्यात कैदी भागते हैं और खबर है कि वो भारत भेज दिए गए हैं ताकि वो आतंकी घटनाएं करें। ये एक खतरनाक चीज़ है और लोकल सपोर्ट के साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी। रमेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आपकी राय किस ढंग से देखते हैं भारत में जो आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां तो काम कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल राठी जी से भी रहेगा और रंजन जी आपसे भी कि लोकल पुलिस क्या कर रही है? लोकल पुलिस से हमारा संबंध वर्दी वाली पुलिस से नहीं है, वो तो थानों में कामकाज में व्यस्त रहती है, लेकिन जो हर जिले में एक जिला खुफिया बल होता है, वो आखिर क्या कर रहा है? जब भी कार्रवाई होती है तो दिल्ली की एजेंसियां काम करती हैं, लोकल एजेंसी का कोई इनपुट नहीं होता। आपकी राय रमेश सिंह जी? राघवेंद्र जी, जम्मू रीजन में खासकर जो आतंकवाद बढ़ा है उसकी मुख्य वजह यह है पाकिस्तान में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है आतंकवादियों की, उससे पाकिस्तान की जो आईएसआई है और आतंकी संगठन में बहुत ज्यादा दबाव है। एक तो ये दबाव है, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ से दबाव है, टीटीपी का दबाव है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि टारगेट किलिंग बंद हो, भारत करवा रहा है, ये स्पष्ट है। और अब तो सीआई की एक रिटायर्ड अधिकारी ने खुलासा भी कर दिया कि मुल्ला याकूब के माध्यम से भारत ये काम करवाता है। तो अब पाकिस्तान डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन भारत में करता है, तो उसको ये इस बात का पूरा इम्कान है कि भारत एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है पीओके। तो भारत खुल के कहता है ये बात। उसने क्या किया है कि जेल ब्रेक करके 20 आतंकवादियों को धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करा रहा है और भारत पे ये दबाव बना रहा है कि आप या तो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग बंद करवाइए और नहीं तो ये गतिविधियां चलेगी। पाकिस्तान के साथ ये समस्या है कि वो आतंकवाद का सपोर्ट तो करता है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा है उस पर। खासतौर से एफएटीएफ की जो शर्तें हैं उनको पूरा करने के लिए, भारत के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए, दूसरी तरफ उसके ऊपर दबाव टीटीपी का है। अफगानिस्तान में वो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है, उसे डर है कि कहीं भारत अफगानिस्तान में टीटीपी को और हथियारों की सप्लाई शुरू ना कर दे। तो वो चाहता है कि भारत टारगेट किलिंग बंद कर दे ताकि हम अफगानिस्तान से आसानी से सुलझ सकें। और कश्मीर में काफी दिनों से आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया था। इंडियन मुजाहिदीन का की लगभग नेटवर्किंग खत्म हो गई थी कश्मीर घाटी में। तो कश्मीर घाटी में तो वो कर नहीं पा रहा है कुछ।
क्योंकि वहाँ जो स्थानीय मॉड्यूल है वो लगभग खत्म हो गया है। तो जम्मू रीजन में ये काम शुरू कर रहा है। अब आते फैजान खान के मामले में, तो राघवेंद्र जी, भारत के चप्पे चप्पे में हर मस्जिद और हर मदरसे में आतंकवादियों के स्लीपर सेल मौजूद है, साइलेंट मोड में मौजूद है, वो काम भी कर रहे हैं। पीएफआई को हमने बैन कर दिया, उसके बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन वो उसका जो लोकल नेटवर्क है वो ज्यों का त्यों सलामत है। और फैजान का पता तो एनआई, देखिए फैजान को लोकल पुलिस ने तो पकड़ा नहीं, फैजान का पता एनआईए की इंटेलिजेंस ने कोलकाता में कोई ट्रेसिंग कर रहे थे, वो उससे पता चला था, तब जाकर उसको यहाँ गिरफ्तार किया। लोकल पुलिस की गिरफ्तार या इंटेलिजेंस फेल होने की वजह है कि इंटेलिजेंस लोग मस्जिदों में नहीं जाते, इंटेलिजेंस के लोग मदरसों में नहीं जाते, इंटेलिजेंस के लोगों की घुसपैठ मुस्लिम मोहल्लों में भी नहीं है जहां इनके आउटफिट्स मौजूद रहते हैं। तो ये ऑन स्पॉट ट्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है तो उससे पूछताछ में जब कोई सूत्र निकलते हैं तो फिर उसकी धरपकड़ करते हैं, फिर उसकी धरपकड़ से तो पूछताछ होती है, फिर लोकल के जो सूत्र होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं, जो आउटफिट्स होते हैं, वो पकड़ में आते हैं। कुछ दिन के बाद मामला ठंडा हो जाता है और इंटेलिजेंस फिर फेल हो जाती है। तो इसके लिए लोकल इंटेलिजेंस को इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। रमेश जी, दरअसल जो लोकल इंटेलिजेंस की बात है, मैं आपको बताऊं कि जब पहले आज से 20-25 साल 30 साल पहले की बात, जब हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे 1985 के समय की बात कर रहा हूँ, 1985 से लेके 93-94, उसमें एक बीच का दौर ऐसा था जब बहुत ही इस तरह के तनाव हुआ करते थे। राम मंदिर निर्माण की रथ यात्रा भी शुरू हुई थी। एक तरह से देश बहुत ज़बरदस्त सांप्रदायिक इस तरह के तनाव से गुजर रहा था। उसके चलते आपको बताएं कि जिन संवेदनशील स्थानों का आपने जिक्र किया है, वहाँ लोकल पुलिस का जो सीआईडी शाखा होती थी, वो सीआईडी विंग के लोग उसमें काम करते थे और उन्हीं में से जो उनके पास इनपुट आता था। लेकिन अब वो विंग कमज़ोर हो गई है। हमारा फोकस यही है कि एनआईए जिस दिन चूकेगी उस दिन बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि एनआईए एक तार को पकड़ता है, उस तार के जरिए वो सारे कनेक्शन को चेक करता हुआ कभी झारखंड जाता, कभी उड़ीसा जाता, कभी मध्य प्रदेश, कभी निमाड़, और वहाँ से ये चीज़ों सबको पकड़ता है। लेकिन जब लोकल इंटेलिजेंस की सपोर्ट नहीं होगी तो एनआईए कितने बार आपको चूक से बचाएगा, ये बहुत चिंता की बात है। राठी जी, दरअसल मामला भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम का मैंने इसलिए भी जिक्र किया कि हम सबको पता है कि भोपाल में ऐशबाग एक ऐसा इलाका है जहाँ थाने के पास में बांग्लादेशी आतंकवादी एक संगठन है, उसके लोग पिछले 3-4 सालों से वहाँ काम कर रहे थे रहकर। वो ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो पूरा ग्रुप बना रहे थे, और जमीयत उलमा हिंद ऐसा कुछ तो भी उस संगठन का नाम था। और उसको जब पकड़ा गया तो पता हुआ कि लोकल सपोर्ट भी उसके साथ था और वो अपने पूरे काम को 3-4 वर्षों से बदस्तूर जारी रखे था बिना किसी रोक टोक के। तो सीधी बात है कि देश की संस्थाएं तो काम कर रही हैं, एनआईए की हम बात करें, लेकिन लोकल संस्थाओं का अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर जो बात राहुल रंजन जी कह रहे थे कि उनको लोकल सपोर्ट है, और लोकल सपोर्ट को रोकने के लिए अगर लोकल इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी तो फिर एनआईए को बहुत दिक्कत जाएगी। आपकी इसमें राय? देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद के लिए एक सबसे बेसिक चीज़ है कि हमें हमारे लोकसभा में चाहे विपक्ष के नेता हों, जो सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको तत्काल ध्वनि मत से सहयोग करना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। अगर उन्हें कोई और सुझाव देना भी हो तो व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री को दे सकते हैं, रक्षा मंत्री को दे सकते हैं, जिससे ये चीज़ें हम पटल पे या टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बाहर ये नहीं आना चाहिए कि हमारे बीच में कोई विरोधाभास है। अगर आपको कोई सुझाव देना, हो सकता है आपका सुझाव अच्छा हो तो आप देंगे, तो सुझाव पे वो भी काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें मजबूत राजनीतिक तौर पे हमें वहाँ होना पड़ेगा। रही बात आपने जो पुलिस की कही, तो आप पुलिस में तो हम ये कहते हैं, देखिए आप अभी पुलिस को चेकिंग करना है तो उसके पास काफ़ी स्टाफ होता है, बाकी कोई काम करने को कह दो तो कहेंगे स्टाफ की कमी है। ऐसा नहीं है, पहले मुखबिर होते थे, पुलिस के अपने रिसोर्सेस होते थे, और इसके अलावा देखिए इतना इंटेलिजेंस बढ़ा है कि अगर कोई आदमी शहर में आ रहा है, कोई किराएदारी से आ रहा है या कोई अलग से होटल में रुका है, तो उसकी सूचना थाने को जाती है।
तो थाने में वो सूचना क्यों नहीं पहुंच रही? अगर मस्जिद में भी रुक रहा है या मंदिर में भी रुक रहा है तो भी उसकी सूचना थाने में जानी नहीं दे रहा है, तो उसका जो संबंधित हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो पुलिस उस ओर काम नहीं करती है। तो ये एक सूचना तंत्र को पकड़ने का जो तरीका था वहां से कमजोर होता है। जो भी आतंकी संगठन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी जो हेल्दी होगा, जो मन से हेल्दी होगा, उसे आतंकी संगठन हाथ नहीं लगाते। ये मन से कमजोर आदमी को पकड़ते हैं, जिसपे ये अपनी बात को थोपते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और उसे आतंकी के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए, आप हमसे तो कभी कोई मिला नहीं, ना ऐसी शायद कोई बात करता है कि हम उसमें परिवर्तित हो जाएं। कोई भी कट्टरता में हम परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आतंकवादी इतनी कट्टरता में परिवर्तित कैसे होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल, जिसको भी थोड़ा सा डिसऑर्डर है, जिसको वो पकड़ता है, पकड़ के उसे ट्रेन करता है और उसे उस तरफ झोंक देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो नेटवर्क है ये लोकल पुलिस कर सकती है। एनआईए के पास कितना स्टाफ होगा? जब लोकल पुलिस में वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो एनआईए में करोड़ों की भर्ती तो है नहीं, एक लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन वो अपना एक रिसोर्सेस लगाते हैं, सारे ढंग से चीज़ें पता करते हैं। तो वैसे पुलिस को भी चाहिए कि जितनी जगह रुकने की, होटल हो, आपका मंदिर मस्जिद हो, धर्मशाला हो या जहाँ भी हो, वहाँ स्ट्रिक्टली ये क्षेत्र के थानेदार को संभव होना चाहिए कि वहाँ की पूरी सूचना, कौन रुक रहा है, कौन नहीं रुक रहा है, उसका वेरिफिकेशन है कि नहीं, और वो सब चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उसमें अपलोड होना चाहिए और वो मॉनिटर होना चाहिए। मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल कहीं नहीं होती है। ये ना होने के कारण ही ये आपको ये सारे ड्रॉबैक्स दिखते हैं। बिल्कुल। दरअसल अगर सिस्टम की बात करें तो एनआईए के कम लोग हैं, लेकिन वो सिस्टम में काम करते हैं, इन गतिविधियों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनका 24/7 इसी पर काम होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी घटना तो, लेकिन पुरानी घटना हुई है। मुंबई, रंजन जी, मुंबई बम कांड एक समय हुआ था और उसके तार पाकिस्तान से लेकर भोपाल तक जुड़े थे। महाराष्ट्र की पुलिस रातों रात आई थी और भोपाल से एक रूसी पठान करके हैं, उसको गिरफ्तार करके ले गई थी। बाकायदा उस पर केस भी चला। रूसी पठान के पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे, केंद्रीय मंत्री से संपर्क थे उसके, उनके साथ फ़ोटो थे, और जब केंद्रीय मंत्री भोपाल आते थे तो वो एक तरह से उनका लेफ्टिनेंट बन के उनके साथ में घूमता था। तो ये बहुत पुरानी बात है, 1992-93 की जब घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। और उसके घटना के बाद ये 24 साल और उस समय के 8 साल और जोड़ लें तो लगभग 32 साल हो गए। सिस्टम पहले से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है लोकल सीआईडी का। अगर सिस्टम कमज़ोर होगा तो फिर हम बात कर रहे हैं आज कि रावलकोट की जो जेल से आतंकी छूटे गाजी शहजाद अहमद करके, तो वो कैसे जम्मू कश्मीर में पकड़ में आएगा और कैसे उसके तार मध्य प्रदेश में या भोपाल में जुड़े होंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं और विस्तार से बताना नहीं चाहता, लेकिन उसका सिर्फ संकेत कर रहा हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट की घटनाएं बढ़ी थी, आतंकियों की घटनाएं, तब कश्मीर के लोगों ने पलायन करके भोपाल में जो उनके कश्मीरी रिश्तेदार थे उनके पास यहाँ के उन्होंने अपना शरणार्थी के रूप में जीवन गुजारा था। वो लोग बताते थे कि उनके कनेक्शन जो आतंकवादी सब जगह है। अब ये सब जगह कनेक्शन 1990 से हैं और 2024 तक भी अगर हमारी लोकल पुलिस इस पर काम नहीं करेगी तो हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा बड़े खतरे हैं। 15 अगस्त तो एक उनकी तारीख है जिस पर वो कुछ वारदात कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा देश को संकट में रखेंगे, कभी भी घटनाएं हो सकती है। आपकी राय? राघवन जी, जो लोकल इंटेलिजेंस की बात है तो मैं उसमें डिफरेंस करना चाहूँगा जी। मध्य प्रदेश का लोकल इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर का जमीन आसमान का था। बिल्कुल, कोई शक नहीं, क्योंकि वो तो लगातार जूझ रहे हैं उनसे। जी, जूझ रहे हैं। वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, और जो पुलिस वहाँ पे है, पुलिस के लोकल लोग हैं वहाँ पे, उन्हीं के थ्रू उन पे इंफॉर्मेशन आती है। जो एक घटना होती है, बड़ी घटना हो गई, उस पर ध्यान हमारा जाता है, लेकिन बहुत सी घटनाएं लोकल इंटेलिजेंस के सपोर्ट से रोकी भी जा रही है। बिल्कुल। और केवल एनआईए नहीं उसमें है राघवन जी, जो मिलिट्री अपनी आर्मी है उसका भी अपना नेटवर्क है इंटेलिजेंस का, वो भी इस पे काम करते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी वहाँ पे आतंकवाद को रोकने की है। तो वहाँ पे आर्मी भी एक तरह से पुलिस तरह काम करती है। तो आर्मी, एनआईए और लोकल पुलिस, इस सबका एक अच्छा नेटवर्क बना हुआ है। लेकिन जो आप अगर एरिया देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर का, इतना आसान नहीं है, प्लेन नहीं है कि आदमी होटल में जाकर रुकेगा या घर में जाकर रुकेगा, हमेशा ऐसा वैसा नहीं है। हिल एरिया है, पहाड़ है, और बड़े 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 स्टेचेस हैं। जो दुश्मन अदृश्य है बहुत जगहों पे, वो दिख नहीं रहा है।
दूसरा बाहर से आ रहा, पाकिस्तान से आ रहा, लोकल नहीं है बहुत से केसों में। तो लोकल को तो आप पता कर लेंगे, जो बाहर से आ रहा है पाकिस्तान से, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उसकी खबर कैसे करेंगे आप? वो जब कहीं रुके, किसी घर में रुकेगा जी या जैसे मस्जिद का, आपने कोई धर्मस्थल का, तब पता चलता है। अदरवाइज तो कहीं पहाड़ों में छिपा हुआ है, जंगल में छिपा हुआ है, तो वहाँ पे काम बहुत टफ है करना लोकल इंटेलिजेंस के लिए, बनस्बत मध्य प्रदेश के। अब मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ, मैं जी। आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो लोकल इंटेलिजेंस को लेकर काम होना चाहिए था पिछले 10-20 सालों में, इतना मजबूत करना था, वो काम नहीं हुआ। चाहे काउंटी पुलिसिंग की बात हो या लोकल इंटेलिजेंस की बात हो, नहीं किया। अगर आपको याद हो तो एक मेथड निकला था लोकल पुलिस का, उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन दीजिए क्रिमिनल्स के बारे में, सूचना दीजिए और उस पर एक्शन करेंगे, या क्राइम हो रहा है एक्शन कीजिए। वो व्हाट्सएप कहाँ गया आज पता नहीं चला। जी एक और चीज हुई थी, जो स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे अपराधी पनपते हैं, आतंकवादी नहीं, किसी तरह के अपराधी हो, जी जी ये था कि जो बच्चे वहाँ पे हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनको हम थाने पे लाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और उनके जरिए ही हम उन झुग्गी झोपड़ी में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, अंदर जाएंगे और वहाँ के बारे में पता करें कौन सा अपराधी है, कौन नहीं है, कौन किससे मिला हुआ है। वो सब ध्वस्त हो गया। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश को लेकर के लोकल इंटेलिजेंस पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं मानता हूँ कि वहाँ काफी काम हुआ है और लोकल इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, लेकिन दुश्मन बहुत बड़ा है, एरिया बहुत डिफरेंट टाइप का है। ये बिल्कुल। समझना पड़ेगा। लेकिन बाहर का भी, जब जम्मू कश्मीर पर हम इसलिए फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारी रेंज के बाहर है। आपने कहा कि वहाँ आर्मी, लोकल पुलिस और जो एनआईए है, उनकी टीम एक तरह से आपस में बहुत समन्वय के साथ काम करती है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर आतंकवादी घटना का तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर आतंकवादी घटनाओं के कनेक्शन मध्य प्रदेश और ख़ासतौर से निमाड़ के साथ जुड़ते हैं, जहाँ सिमी ने बहुत बड़ा काम किया था और सिमी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठनों से संबंध थे। तो ये चिंता की बात है, जब तक आप लोकल का इंटेलिजेंस को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक एनआईए को भी मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एनआईए भगवान नहीं है। और अगर लोकल का उनको सपोर्ट है तो फिर एनआईए भी उसको पकड़ने में बहुत मुश्किल महसूस करेगा। आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घुसते हैं, वो जब तक पहाड़ों में तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उतर के वारदात के लिए जब आते हैं तो कहीं ना कहीं लोकल का सपोर्ट उनको ज़रूर होता है। उस लोकल के सपोर्ट के चलते वो कार्रवाई करते हैं, और उसमें पुलिस हर एक को तो टारगेट नहीं कर सकती, लोकल के किसी आदमी को, और उसमें बड़ा मुश्किल है ये पता करना कि लोकल का आदमी कौन सपोर्ट कर रहा है और उसको फिर किस तरह से पुलिस पकड़े। ये उनकी बहुत बड़ी कठिनाई है। हम इसको सिर्फ बातें कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते जिस मुश्किल में खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। रमेश जी, आपकी राय कि ये जो सारा मामला है, क्योंकि बीजेपी तो उस चीज़ को मानने वाली है कि अगर आपका खुफिया तंत्र, वो शिवाजी को मानती है, खुफिया तंत्र अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो कोई राज नहीं चल सकता। हर राज्य में संकट पैदा होगा अगर खुफिया तंत्र उसका मजबूत नहीं, क्योंकि वो तो गुरु राम को मानते थे जो शिवाजी के गुरु हुआ करते थे। आपकी राय बहुत छोटी सी। राघवेंद्र जी, खुफिया तंत्र बहुत जरूरी है, और आज की तारीख में सिर्फ एनआईए के भरोसे एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए को इनपुट्स रा से मिलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिलते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिलते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में हमारी जो असेस्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, टीटीपी हो, इनसे हमें मिलते हैं। हमारे स्लीपर सेल से पाकिस्तान में, उनसे मिलते हैं। बहुत सारे इनपुट्स जो हमें भारत में जो आतंकवादी घटनाएं घटती है, इनके इनपुट्स मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश की पता हमें मिली, जानकारी मिली थी, और हमने पाकिस्तान को दी थी। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत मजबूत है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ की हर स्लीपर सेल के सोर्सेज पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो और चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, तो वहां से हमें मिल जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल वही है कि हमारी एनआईए तो बहुत काम कर रही है राठी जी, अगर लोकल पुलिस जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना जादू की पुड़िया है, अगर लोकल की पुलिस मजबूत होगी तो फिर आपके लिए ये सब काम बड़े आसान हो जाएंगे। आप उनके नेटवर्क को तोड़ सकते हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ उनको सपोर्ट मिल रहा है। अगर अभी तो कह रहे हैं कि जैसे रेत में सुई ढूंढने वाला काम है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें आप आतंकियों को ढूंढें, बड़ा कठिन काम है। लेकिन जब तक ये हो रहा तब तक ठीक है, जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन बड़ी घटना, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो,
दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, कभी भी हो सकती है। तो हम हमेशा खतरे के ढेर पर बैठे हुए हैं। जब तक लोकल की पुलिस, लोकल की इंटेलिजेंस और आम आदमी उनकी मदद नहीं करेगा, हम एक तरह से बारूद के ढेर पर हैं। लाठी जी, आपकी छोटी सी राय। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं शायद अपना कोई प्रश्न ही नहीं है आज की एनआईए या वो इंटेलिजेंस पे हम कोई भी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जी। उनका काम तो सबसे अच्छा है, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं और इस विषय पे शायद चर्चा भी कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोकल पुलिस पे सिर्फ कमियां इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि नियम कानून बने हुए हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा ये सतर्कता बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी कोई टेररिस्ट आएगा उसको लोकल फंडिंग, खाने के लिए पैसा, अन्य चीजों के लिए भी पैसा लगेगा, तो जो करेंसी कन्वर्जन है वो सब कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे ही होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिंदुस्तान के हर शहर, गांव, कस्बे में पुलिस मुस्तैदी के साथ थोड़ा सा, और कौन नया आया, कौन कैसा है, थोड़ा सा इतिहास उसका लेने लगे तो काफी हद तक हम कश्मीर को भी सपोर्ट कर पाएंगे। और बाकी अन्य भी घटनाएं, आतंकी घटनाओं के अलावा चोरी की या किसी अन्य तरीके की भी घटना हो, तो उस पर भी हम बहुत अच्छा अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई अजनबी है तो ज़रूर आप पुलिस को उसकी शिकायत करिए, क्योंकि अभी ये 15 अगस्त तक मामला बड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। लोकल पुलिस के साथ साथ आम आदमी को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, और वही जो उसकी सक्रियता है वो आतंकियों को भी नियंत्रित करेगी, अपराधियों को भी पकड़वाने में मदद करेगी, और देश भी सुरक्षित रहेगा। अगर हम सब चीज़ें पुलिस पर छोड़ देंगे, एनआईए पर छोड़ देंगे, तो फिर खतरे में रहेंगे, क्योंकि एनआईए या पुलिस भगवान नहीं है। मदद लोकल की हमको करनी पड़ेगी। जैसे अपराधियों को कई बार लोकल की मदद होती है, तभी वो अपराध करते हैं और भाग जाते हैं। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका साधुवाद। राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह जी, आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखैर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।